Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So guys, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सुपर क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एवरी डे 12 नून पे आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जिनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोचें। आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो वेरियस एग्जामिनेशन से पिक किए गए हैं, नेट से भी रिलेटेड हैं। दैट मीन्स दोनों के कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है जो भी क्वेश्चन कहीं आया हुआ है दैट माइट बी पॉसिबल कि वो इस बार यहाँ पर आ जाए, नेट के एग्जाम में आ जाए। दैट मीन्स अगर वो ट्रिकी है या कोई थॉट है उसके अंदर छुपी हुई, तो उसको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर गिवन है कुछ इंफॉर्मेशन। ये क्या दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है अमित स्टैन, दैट इज माई रेफरल कोड। ओके, सो यू मे यूज इट। क्या कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अन अकेडमी के बारे में। देखिए, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर स्पेशल क्लासेस देखनी फ्री ऑफ द कॉस्ट, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट थिंक हियर। आपको सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में पहुंचते ही आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे तो वहां पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको मिलेगा। इंस्टॉल कीजिए, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। जैसे ही आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आपको क्या मिलने वाला है? नेट एग्जाम वाला ऑप्शन। उसके बाद मिलेगा CSIR UGC नेट। जस्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप पहुंचेंगे इस विंडो में और देखेंगे इंडियन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम। वाकई में ये है। बहुत सारे फायदे हैं, तो वो भी सब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से। इसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही भाई मैंने गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक किया, तो क्योंकि ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि भाई कितना मुझे इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए अमाउंट पे करना होगा। उस एस्पेक्ट को देखने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में क्या है भाई? इसमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन की डिटेल, कैसे कैसे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। मैं बात करता हूँ सभी सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ 24 मंथ उन लोगों के लिए जो MSc फर्स्ट ईयर में है, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। कभी कभी क्या लगता है, अरे भाई अभी तो हम MSc फर्स्ट ईयर में हैं और हमारे पास तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से उसे कर लेंगे। आराम से कुछ नहीं होता है बेटा, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमें एफर्ट्स करने ही हैं और बाद में आप कहा MSc कंप्लीट हो गई और उसके बाद भी लगे में, उससे फायदा क्या? बेटर ये 24 मंथ रखा भी उन्हीं लोगों के लिए गया है जो MSc फर्स्ट ईयर में है और चाहते हैं कि शुरुआत से ही हम लगे रहें, कंसेप्ट को जानें, क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या टॉपिक है जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि उधर तो MSc कंप्लीट हुआ और इधर से हमारी नॉलेज बढ़ते हुए हमारा JRF का नेट JRF भी हमें मिल गया और डायरेक्टली हमने एडमिशन ले लिया कहीं ना कहीं PhD में। दैट्स अ वेरी गुड फॉर द MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं 12 मंथ की, देखो 12 मंथ बहुत सफिशियंट होते हैं नेट की एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसमें आप कंसेप्ट भी समझ जाते हो, साथ साथ आप ये भी समझते हो कि भाई नेट तो होगा साथ साथ आप ये भी समझते हो कि भाई जो हमें एक्चुअली करना चाहिए, जो हमें टीचर देना चाह रहा है, वो पॉइंट्स क्या हैं। आपको इतना सफिशिएंट समय मिलता है कि आप नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, असाइनमेंट्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई 6 महीने साल भर तैयारी कर चुके हैं और ड्यू टू सम लैक वट एवर इज द रीजन, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि वो आपकी, मैं कहूँ कि आप नहीं इंटेलिजेंट नहीं थे इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो चलो भाई, सब्सक्रिप्शन की तो बात कर दी सर, व्हाट अमाउंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन इकोनॉमी सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे। दैट मीन्स मैं 12 मंथ के लिए बात करता हूँ 11,550 रुपये और 6 मंथ के लिए 9,000 सिर्फ 450 रुपये। दैट मीन्स आप देखें तो ये ज़्यादा अच्छा है हमारे पास 12 मंथ वाला 11,550 में। क्यों? अगर आपने इस कोड का यूज कर लिया अमित S10 का, व्हाट इज दिस? दिस इज ए अमित S10, वेरी सिंपल कोड। अमित S10 का यूज किया आपने कोड का, तो यही आपका जो 11,550 था ये बन के आ जाता है 10,950, यानी कि 10% डिस्काउंट।
सो भाई ये तो फायदा है, 9450 का 6 महीने के लिए ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन, यहाँ 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको सिर्फ 1000 रुपये बढ़ाने से। सो दैट मीन्स 1100 रुपये अगर आप बढ़ा देते हैं उसके अंदर, सो व्हाट इज द एडवांटेज, आपको एडवांटेज मिलता है कि 12 मंथ तक आप अपना बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के यहाँ नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। ये एक मेजर एडवांटेज है। यहाँ आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस में आप जो है डिस्कस कर सकते हो अपने जो भी कहीं क्वेरी आ रही है किसी क्वेश्चंस के अंदर या कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, उसको कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें एडवांटेज होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह। सो दैट मीन्स इसका एडवांटेज आप लीजिए यहाँ पर और जस्ट प्रोसीड पे के ऑप्शन पे जाना है और फटाफट से आपका अमाउंट हो जाएगा और यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं आज के कंसेप्ट पे, आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया गया है लेट ए एंड बी ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर्स सच दैट समीशन ऑफ ए एन लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि सीरीज का जो सम आ रहा है दिस इज द सम, दिस इज अ सम फाइनाइट वैल्यू, स्ट्रिक्टली लेस देन इनफाइनाइट का सिंपली मतलब ये होता है भाई। ठीक है। सो आपको मैंने पहले ही बताया कि आप जब भी कभी क्वेश्चन करें तो हमेशा तुरंत ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कार्ड करने के लिए अपने माइंड में पी सीरीज को याद करें और पी सीरीज के थ्रू आप जो भी सीक्वेंस है या सीरीज का क्वेश्चन है वहां से आप सोचिए उसके बारे में। हमें क्या कहा गया है, ए एंड बी ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या 1/n होती है, 1/n² भी होती है, 1/n की पावर p ग्रेटर देन 1 पे भी होती है। उसके साथ क्या क्या सच दैट द सीरीज इज, यानी कि सम बाउंडेड है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है आपके पास, वो कन्वर्ज कर रही है। सो क्यों ना हम बी सीरीज में सबसे पहले ये ले लें 1/n², और अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन लेस देन इनफाइनाइट। भाई ये ऑप्शन तो एज इट ही रख दिया जैसा यहाँ था, ये ऑप्शन में कोई मिस प्रिंट है, इसके अंदर मिस प्रिंट है। सो दैट मीन्स ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसा हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आपको मिसप्रिंट मिल जाए, आपको उसको छेड़ना भी नहीं है, हो सकता है हो गया हो, भले ही हो, या तो क्वेश्चन स्किप कर दीजिए अगर निगेटिव मार्किंग है, और अगर नहीं है तो आप उसको छोड़िए, देखिए उसको बिल्कुल नहीं छूना है। आप दूसरा बी ऑप्शन की तरफ अप्रोच करते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है या नहीं है। जब हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो क्या कह रहा है, एन ए एन टेंस टू इनफाइनाइट एस टेंस टू इनफाइनाइट। अगर भाई मैं n इंटू 1/n करूं, इसको n इंटू 1/n² करूं, दिस इज इक्वल टू 1/n, और जैसे जैसे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, व्हाट इज दिस टर्म विल बी टेंडिंग टू अ जीरो। ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया है। तो सी की तरफ अगर अप्रोच करते हैं तो बिल्कुल सही बात हो रही है भाई। ठीक है। अब डी में हमें कहा गया एन ए एन इज डाइवर्जेस। तो भाई इस ऑप्शन में तो ये ठीक है अगर हमने ये सीक्वेंस ली है, लेकिन अगर मैंने सीरीज अपनी जो है कैसी ले ली सीक्वेंस, मैंने 1/n³ ले ली, n4 ले लिया, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट डाइवर्जिंग। आप नोटिस कर सकते हैं 1/n³ लेंगे हम सीरीज, दिस इज व्हाट, दिस इज अ समेशन 1/n²। सो बाय द पी सीरीज टेस्ट, बाय पी सीरीज टेस्ट क्या हो जाएगा, द सीरीज विल बी कन्वर्जेस। तो ये तो कह रहा है डाइवर्जेंस है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। ऑप्शन अभी हमारे पास सी करेक्ट है। ऑप्शन ए के बारे में हम नहीं जानते कि उसने क्या इंफॉर्मेशन यहाँ मिस कर दी है, किस चीज में और भी कुछ यहाँ पे छुटा हुआ था। आई फील दैट कि देखिए स्पेस भी यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ छुटा हुआ है एलिमेंट। ठीक है। दैट इज द रीजन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू x² t log t dt, देन जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी डेक्स इज इक्वल टू। जब हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है जी, और साथ साथ हमें जो लिमिट दी हुई है, लिमिट हमारे पास जो है फंक्शंस है। ठीक है। तब हमें क्या याद रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए लेबनीज रूल को, लेबनीज रूल हमें अप्लाई करना है। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन। आपके पास डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव की वैल्यू आपको मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूं भाई। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या है, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसको डेरिवेटिव निकालना है तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि जो हमारे पास बनने वाला है, मैं इसको
क्या बोलूं, कैपिटल एफ डैश एक्स बोल देते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ डैश एक्स दैट विल बी इक्वल टू किसे किसे। सो इसको मैं आपको लिखवा देता हूं जी। इसकी क्या वैल्यू होगी, डी बाई डी एक्स अंडर द इंटीग्रेशन साइन। कैसे इंटीग्रेशन साइन, लिमिट्स है मेरे पास, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरे वाला मेरे पास जी एक्स है, और इनसाइड जो फंक्शन है के ऑफ कोई भी मैंने के मान लिया, दिस इज अ फंक्शन एक्स कॉमा टी एंड डी टी है जी। ये सिचुएशन है हमारे पास। ओके, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू सिंपली, सो इसकी जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आने वाली है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस वैल्यू, आपको सिंपली इसको डेरिवेटिव करना है, वो भी पार्शियली, यानी कि डेल जी एक्स बाई डेल एक्स, और जो हमारे पास के फंक्शन है एक्स को तो एज इट ही रखना है जी, डी टी की लिमिट है ये, तो इसका मतलब टी की जगह पुट कर दीजिएगा जी एक्स माइनस, अब दोबारा से आप जो नीचे वाली लिमिट है, लोअर लिमिट है, उसको यूज कीजिएगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यू आर गेटिंग डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स, और ये जो आपके पास रखा हुआ है जी वापस, जो हमारे पास की एक्स टी फंक्शन है उसमें एक्स को एज इट रखिएगा और टी की जगह लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा जी एफ एक्स, यानी कि अब प्लस कर लीजिएगा कहां से कहां तक, एफ एक्स से जी एक्स तक, और साथ साथ क्या करना होगा जी, इसको आप डेरिवेटिव कर दीजिएगा, डेल के आपके पास जो फंक्शन है डी टी और डी टी, सॉरी ये एक्स के रेस्पेक्ट में करने हैं जी सारे के सारे, सो डी के अपॉन डी एक्स पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या वैल्यू आती है इनको देख लेते हैं जी। अब इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है, इस फॉर्मूले को हम लेबनिज रूल भी कहते हैं, सो डिफरेंशिएशन करता है अंडर अंडर द इंटीग्रेशन साइन। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, सो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, ये सिंपली मैं आपको बोल रहा था कैपिटल एफ डैश एक्स, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो इस फॉर्मूले का अगर हम यूटिलाइज करते हैं किस तरीके से, हमें यहाँ पे दिया हुआ है टी लॉग टी, सो लगाइए जी डी एक्स, देखते हैं क्या बनता है, जी डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप अपर लिमिट को करेंगे इसको डिफरेंशिएट, यानी कि इस पार्ट से क्या मिलने वाला है, सिंपली डायरेक्टली हमें 2x मिल गया है जी, और यहाँ पर रखिए आप x को तो एज इट रखना है, x तो इसमें है ही नहीं, ठीक का ही फंक्शन है, सो ऊपर से रख दीजिए, यानी कि क्या वैल्यू मिलेगी आपको, टी एक्स स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट, एक सेकेंड, हाँ जी, यू विल गेट एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस करना है जी लोअर लिमिट को, भाई जीरो को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आने वाला है, तो जीरो का जीरो ही आ गया हमारे पास, प्लस कर लीजिए भाई आगे, अगर आपको अंदर वाले फंक्शन को, इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या वैल्यू आनी है वाले भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स तो वहां कोई है ही नहीं, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, हमें जीरो मिलने वाली है, सो दैट मीन्स हमारे पास जो जी डैश एक्स की वैल्यू आई है जी वो कितनी आई है, 2x क्यूब लॉग एक्स स्क्वायर, तो चेक कर लीजिए भाई कोई ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है क्या हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है, और ऑप्शन क्या है जी, डी ऑप्शन करेक्ट है, सो दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्टली और कैलकुलेटिव वर्क से एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने से हमारे सारे एफर्ट्स रिड्यूस हो गए, सो ऐसे फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास लिमिट जो है आपके पास फंक्शन हो, ठीक है, अगर आप कांस्टेंट लिमिट लोगे तो सब कुछ जीरो जीरो ही मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लग जाता है ऐसा नहीं है, ठीक है, उस केस में लेकिन हमारे पास ये वाला फंक्शन जो, तो इनसाइड जो इंटीग्रेंट है हमारे पास, दैट शुड बी द डिफरेंट फंक्शन, दैट मींस दैट शुड बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी बोथ, दैट विल बी द बेनिफिशियल, तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो otherwise, तब हमें निकालनी है वैल्यू f is a continuous function, f is not continuous function, f is differentiable और limit does not exist। तो भाई मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब भी आपको कभी करली ब्रैकेट यानी कि इस तरीके से दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में फंक्शन को डिवाइड किया गया हो,
चाहे वो सिंगल वैल्यू प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपकी टू वेरिएबल प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इक्वल कर दीजिएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप निकालते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ए के लिए यहाँ से बात करते हो। कंटिन्यूटी के लिए तो हमें सबसे पहले यही चेक करना होगा ना, तो इस वजह से व्हाट वी विल डू, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पुट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 which is equal to 0. This implies xy is equal to 0 simply. So जब भी आपके पास x tending to 0 and y tending to 0 यानी कि आपको 0 is equal to 0, you are getting this one. So इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, f is a continuous at 0 0। इसकी वजह से कंटिन्यूटी मिल गई है, तो इसने कहा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस बी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। भाई बात है हमारी एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट 0 0। देखो निकालने का भी तो एक हमारे पास बहुत ही बड़ा फार्मूला होता है, उससे हम निकालते हैं इसको कि हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, या सिंपल अगर हमें निकालना होता और यहाँ ऊपर इसके यानी कि इस जगह पर अगर ऐसा हो जाता ओके या ये पावर जो है अगर हमारे पास ये वाली पावर अगर ये कहीं ऐसी होती कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि ये रूट्स जो है आपके ये रिपीटेड आ जाते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 आ गया तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर देता, लेकिन रूट तो रिपीटेड नहीं है तो डायरेक्टली एज सच में यहाँ मेरे पास रूल नहीं है, मुझे डिफरेंशिएशन का रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन ये फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आए हैं, जब भी आप इसकी साइमल्टेनियसली लिमिट लेंगे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव की एक साथ, तो आपको पता लग जाएगा डिपेंडेंट ऑन एम पे आ जाएगा, डिपेंडेंट ऑन उस एक जो हम टेंजेंट या कर्व लेके चलेंगे एम टाइम पे उस पर डिपेंड कर जाएगा, लिमिट वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है इस फंक्शन की। सो ऐसे फंक्शन को हमें याद रख लेना चाहिए, वरना यहाँ से आपका प्रोसेस लंबा हो ही जाता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें फंक्शन का क्या मालूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी पार्ट नहीं है, एफ इज नॉट द डिफरेंशिएबल एट 0 0। सो दैट मीन्स ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा जो है यहाँ पर। हाँ और किसी नेक्स्ट उसमें जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट दूंगा यहाँ पर आपको ये भी मैं बता दूंगा जी आपको, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड ए क्रॉस बी डिनोट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है, ए क्रॉस बी की तो ये तो हम जानते भी हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नथिंग दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है such that A belongs in A and B belongs in B, ये बात दी हुई है। उसके बाद क्या कहा है, then if A cross B is countable, ये countable है, then both A and B are countable। भाई ठीक है, मैंने कहा A भी n है मेरे पास और B भी n है, set of integer, so that means what happen, n cross n is countable। okay, what happen, n cross n is काउंटेबल, ऑब्वियस क्या हो गया, ए भी काउंटेबल और बी भी काउंटेबल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब देख लीजिए आप जो है बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी इज काउंटेबल देन ए इज काउंटेबल। तो भाई इसने क्या कहा, ये भी काउंटेबल है तो ए काउंटेबल होगा, क्यों भाई बी कहाँ गया, बी के लिए आप क्या कह रहे हो, ठीक है। यानी कि इसने क्या कहा है आपको, ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। यहाँ पर भी आप एग्जांपल के लिए सोचिए कि एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से बन सकते हैं इस सिचुएशन में। थर्ड में भी कहा गया है ए क्रॉस बी इज काउंटेबल, यानी कि ये दोनों सेट आपके पास काउंटेबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट काउंटेबल है, तब कह रहा है हमें बी की काउंटेबिलिटी के बारे में। ओके, तो आपको क्या सोचना है, देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट काउंटर एग्जांपल्स लेने हैं। अब जैसे ये डी ऑप्शन, डी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, इफ ए क्रॉस बी इज काउंटेबल देन आइदर ए इज और बी इज काउंटेबल, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन हम बात करते हैं अगर बी और सी की, इफ ए क्रॉस बी इज काउंटेबल देन ए इज काउंटेबल एंड ए क्रॉस बी इज काउंटेबल देन बी इज अकाउंटेबल, ये बिल्कुल गलत बातें हैं भाई, दोनों के दोनों ही काउंटेबल होंगे, ठीक है ना। सो दैट्स अ कैंसिल ओवर देयर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, कैसे फंक्शन डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
Function is defined as f of x is equal to x square sin 1 by x when x is not equal to 0 और 0 पे क्या वैल्यू दी गई है 0, यानी कि f of 0 तो हमें 0 दिया हुआ है, जबकि f x की वैल्यू x स्क्वायर sin 1 by x है जब x is not equal to 0। सिंपली ये फंक्शन है हमारे पास। तब क्या पूछा है ये देख लेते हैं भाई। At x is equal to 0, the function is not continuous, function is continuous but not differentiable, f is differentiable but f dash is not a continuous। यानी कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में पूरे के पूरे ऑप्शन है। देखो अभी मैंने क्या कहा था, इन दोनों को रख दो बरोबर, तो क्या होगा आपके पास इक्वल, जैसे ही आपने इनको रखा दोनों को, व्हाट हैपन, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। what is the value x is equal to 0 comma 0। ठीक है, x की आपने जैसे ही कोई वैल्यू रखते हैं this will be the definitely there will be some value, so that means x square is equal to 0, so x is equal to 0, this implies x comma 0 0। रिपीटेड रूट आ गए, फंक्शन कंटिन्यूस छोड़िए, डिफरेंशिएबिलिटी में भी दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस वाला पहला ऑप्शन खत्म। तो दूसरा ऑप्शन f is continuous but not differentiable, ये भी खत्म। f is differentiable but f dash is not continuous। डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास फंक्शन ऐसा है fx is equal to, इससे भी आप रूल से देख सकते हैं, x की पावर अल्फा एंड साइन 1 अपॉन x की पावर बीटा। ठीक है, यही सिचुएशन बिल्कुल, और जीरो भी है उसके साथ, ऐसा ही लिख रहा हूं मैं। दैट मीन्स 0, x is not equal to 0 और x is equal to 0। जब भी अल्फा आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा बीटा प्लस 1 से, तभी हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा। तो क्या ऐसा है यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है 2, और इसके बाद इसकी सिचुएशन क्या है 1 प्लस 1, बीटा यहाँ की पावर है, सो दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, दैट इज इक्वल, सो दैट वर्क्स। ये बात कहना कि फंक्शन इज बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस इज अ करेक्ट वन। f is differentiable and f dash is continuous, ये बात तो गलत हो गई है। ठीक है, सो दैट वाज ए क्वेश्चन, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को, इस फंक्शन को हमें याद रखना है। हाउ और दूसरे वे से भी मैंने आपको बता दिया। सो वी हैव द टू वेज टू टैकल दिस क्वेश्चंस। सो भाई जब भी हम क्वेश्चन को देखें तो उनकी टेक्निक्स को हमेशा नोट करते रहें, याद करते रहें, जिससे कि हमें रिकॉल करते रहें, मीन्स तो जिससे कि हमें फायदा रहे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम उसे इजीली हैंडल कर सके। चलिए अब आगे देखते हैं। सो भाई एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्या क्वेश्चन दिया गया है, हमें दिया हुआ है f एक मैपिंग है और fx को डिफाइन किया गया है कैसे, r से r के ऊपर तो मैपिंग थी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और किस तरीके से मैपिंग है, सच दैट f of x is equal to mod x square। तो जब भी ऐसा फंक्शन दिया है, मैंने आपको हमेशा बताया है, आप में फंक्शन जो देते हैं उसको जरूर देखो, 1 सेकेंड या 1 मिनट के लिए या आधे सेकेंड के लिए, एटलीस्ट उसको टाइम दो समझने का कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसमें मॉडुलस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है फंक्शन की। आप मॉड ऑफ एक्स को यानी आप क्या जानते हैं, सिंस मॉड ऑफ एक्स इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन हुज वैल्यू इज एक्स जब x ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स जब x लेस देन 0 है, और इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। आप इस प्रॉपर्टी को तो जानते ही हैं भाई मॉडुलस फंक्शन। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को जानते थे मॉडुलस फंक्शन के, अब हमें इसने क्या किया है, इसने इसी का ही तो स्क्वायर कर दिया। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, एक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ नहीं एक पॉलिनॉमियल फंक्शन मिलने वाला है। ओके, सब सिचुएशंस पे ओके ना। सो दैट मीन सिचुएशन सेम रही, हमें क्या मिल गया, सिंपली दिस इज नथिंग दैट इज ए फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, जब हमें एक्स स्क्वायर का पता लग गया कि एक्स स्क्वायर तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, अब हमें कोएफिशिएंट्स को लगाना है, कंटीन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, लेकिन इसने क्या क्या बातें कही हैं आपको, f is continuous and differentiable on R but is not uniformly continuous। भाई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की बात जो है ये हमें सोचनी पड़ेगी कि कैसे आप बात कर रहे हो। ठीक है, सो हमें क्या कहा गया, f is continuous and differentiable on R, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, but is not uniformly continuous on R, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये पहला वाला। यूसी की भी हम बात करेंगे, आप डायरेक्टली यूसी को भी देख सकते हो, या आप डायरेक्टली डेफिनेशन लगा लीजिए, जब x टेंडिंग टू एंड y टेंडिंग टू 0 होगा,
टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इतना टफ नहीं है, एक्स स्क्वायर है। आप सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की दो इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू, सो सिंपली आपको इसको टैकल करोगे तो दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो ये सारी बातें यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। सो क्वेश्चन क्लियर है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी सीरीज नेट चैनल को, जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहें, जिससे आप क्वेश्चन को सोच पाएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।